अस्सलामुअलैकुम। आज हमने मेन टॉपिक रोमाटोलॉजी का वेस्कुलाइटिस पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है वो वेस्कुलाइटिस में होती है, और हमारे एमसीक्यूज भी वेस्कुलाइटिस से ही गलत होते हैं, और ये लॉन्ग केस भी आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और लास्ट टाइम जो था मेरा भी वेस्कुलाइटिस का लॉन्ग केस था। और तो इसी तरह आप लोगों का जो है वो वेस्कुलाइटिस में फुली ग्रिप होनी चाहिए। मीडियम साइज, लार्ज साइज, फिर स्मॉल साइज आर्टरी की वेस्कुलाइटिस होती है। आप लोगों को पता है इन्फ्लेमेशन होती है। और लार्ज साइज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सी होती है? जेंट सेल आर्ट्राइटिस है, और आपका जो है वो टाकायासु आर्ट्राइटिस है, टाकायासु, इसको भी पढ़ेंगे। मीडियम साइज में कावासाकी है या पैन है, पॉलीआर्ट्राइटिस निडोजा जो है वो, उसके एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। फिर संभाल के तो खैर काफी ज्यादा है। लार्ज वाले सबसे पहले डिस्कस करें, उसमें आपका मेन जो है वो जेंट सेल आर्ट्राइटिस है। याद रखिएगा कि जो टेम्पोरल आर्ट्राइटिस भी इसको कहते थे, इसका और पीएमआर सेम फीचर होते हैं। अबव हेड जीसीए, बिलो हेड यानी शोल्डर स्टिफनेस, हिप स्टिफनेस, एंड ईएसआर सीआरपी रेज, और लिथार्जी है पेशेंट, वीकनेस है पेशेंट को, और बाकी टेस्ट सीके एमबी और दूसरे जो ये जो टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल है। और वीकनेस नहीं है, मसल की वीकनेस पीएमआर में नहीं होती। पीएमआर में ये एक किस्म का समझे, ये इकट्ठे कोरिलेशन होता है, जीसीए और पीएमआर इकट्ठे होते हैं। पीएमआर जो याद रखिएगा मसल वीकनेस नहीं होगी, डेफिसिट आल्तो के प्रॉक्सिमल जो है वो मसल स्टिफनेस होती है, लिथार्जी होता है पेशेंट, लेकिन वीकनेस, सब्जेक्टिव वीकनेस कोई नहीं होती, फिर तो पोलीमायोसाइटिस हो जाएगी। और इसमें ईएसआर जो है हमेशा रेज्ड होती है, और सीआरपी, ये तो दोनों में खैर रेज होगी। और अबव हेड सिम्टम्स नहीं होंगे पीएमआर में। शोल्डर की और हिप जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की स्टिफनेस होगी। इसका ट्रीटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स देते हैं, और 15 टू 20 मिलीग्राम जो है वो डेली डोज है पर डे। और ये चलते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 6 मंथ टू 1 ईयर तक। ये इसको फिर टेपर ऑफ करना होता है आहिस्ता आहिस्ता डोज को। तो पीएमआर की सीधी सीधी स्टोरी है। आई थिंक अब पीएमआर से कोई भी बंदा अपना एमसीक्यूज मिस ना करे। तो जीसीए की तरफ आते हैं। जीसीए में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन और इंटरमिटेंट जो है हेडेक पेन, इवन के आर्टरी भी फील होती है, और पेशेंट को जो है वो ब्लाइंडनेस हो सकती है। सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, लीथल कॉम्प्लिकेशन इज ब्लाइंडनेस। इस चीज को बचाने के लिए हमें अर्ली स्टीरॉयड शुरू करने होते हैं। भाई इसमें पेशेंट का वेट नहीं करते, पेशेंट एज अबाव 60, मोस्ट ऑफ द टाइम पीएमआर का भी 50 से 60 से ज्यादा होता है। पेशेंट एज अबाव 60, हेडेक, एंड वो भी आपका, एंड ये जो आर्टरी होती है आपकी टेम्पोरल आर्टरी पल्पेशन, और पल्स्टाइल हेडेक, और इसी तरह का वर्स्ट हेडेक, साथ में जो ऑप्टिक आर्टरी की इसमें स्कीमिया हो जाता है, तो उससे ब्लाइंडनेस भी होना शुरू हो जाती है। आपने अपने इसमें जल्दी जल्दी स्टीरॉयड इंट्रोड्यूस करना होता है। इसमें एक ही टेस्ट गाइड करता है, दैट इज ईएसआर। मोर देन 100 होता है मोस्टली, मोर देन 100 ईएसआर की तो चांद कागज है, आप लोगों को भी पता है। तो इसमें 30 से कम लेस लाइकली है, और 50 से मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा होती है ईएसआर। और ईएसआर ही आपको क्लू देती है, हेडेक प्लस ईएसआर इज जीसीए। और इसको जो कंफर्म करते हैं स्केप लीजन जो वो बायोप्सी पे होते हैं, तो आपने इसमें बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी प्लस, अब बायोप्सी के वेट में उसकी 3 दिन रिपोर्ट आती रहे, पेशेंट को तब तक ब्लाइंडनेस हो जाएगी, तो आपने बायोप्सी प्लस स्टीरॉयड्स देने हैं। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन। अगर आपके पास पेशेंट जीसीए का आता है, व्हाट इज योर नेक्स्ट एक्शन? Next action is biopsy plus steroid. What is your best treatment? Steroid. What is your best investigation? That is biopsy. Skip lesion show करते हैं. What is helping investigation? That is ESR.
ओके। और स्टीरॉइड्स की डोज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। मोस्ट ऑफ दिस टाइम हम 60 मिलीग्राम पर केजी लेते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको जीसीए और पीएमआर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसकी एक दूसरी जो लार्ज साइज होती है, टाकायासु। टाकायासु के एमसीक्यूज बहुत कम है, लेकिन आ जाते हैं। फीमेल पेशेंट होगी, एशियन पेशेंट होगी, और लार्ज आर्टरी में जो पल्सेज है वो नहीं होगी, पल्स लेस पेशेंट होगा, डिजिटल एल्सरेशन होगी, फीवर होगा, मैले, ये ना वेस्कुलाइटिस के कुछ जनरल फीचर भी होते हैं। जब भी पेशेंट में है, जनरल फीचर है, सिस्टेमिक फीचर है, ऑलवेज माइंड में यही बात होनी चाहिए कि वेस्कुलाइटिस ना हो पेशेंट को। और पियोटिक रिगर्जिटेशन भी होती है इवन इसमें। और पेशेंट को सबसे ज्यादा जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है टाकायासु में याद रखने वाली, वो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। टाकायासु की रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रास के साथ एसोसिएशन होती है। अब आपके पास टाकायासु का पेशेंट है, रीनल फेलियर के साथ आ रहे हैं, what will be your next plan of action? रीनल एंजियोग्राफी वो करनी है आपने, रीनल एंजियोग्राफी। ओके, और इसमें जो आप लोगों का ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉयड है। सारे के तकरीबन जितनी भी वेस्कुलाइटिस है, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड इज स्टीरॉयड्स प्लस इम्यूनोसप्रेशन। अब चलते हैं मीडियम साइज, उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, कावासाकी तो इतना आता नहीं है, जो आता है वो है पैन, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। अब इस पैन के इतने फीचर होते हैं, आप लोगों से कभी पेक ही नहीं होना और कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं। ये बड़ा टिपिकल होता है, एक तो कोई सिस्टम नहीं छोड़ता, पहली बात। हमेशा जो सिनेरियो देता है बीसी के साथ एसोसिएशन, हेप बी के साथ, यंग मेल, हेप बी with hematuria, renal failure, with fever, malaise, headache, और पेशेंट को डायरिया, ब्लडी डायरिया इवन, क्योंकि वहां भी तो वेस्कुलाइटिस हो सकती है। तो मेरे ख्याल में पैन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा कोई भी नहीं, किसी को भी माफ नहीं करता। इवन के कार्डियो फेलियर भी पेशेंट को, कार्डियोपायथी भी हो, हाइपरटेंशन इसमें ज्यादा होती है पैन में, हाइपरटेंशन, ये चीज तो मुझे भूल रही थी। पैन की जो मेन चीज है वो हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, हीमाचूरिया और साथ में डायरिया, ये सारे फीचर हैप बी के साथ एसोसिएशन होती है, तो ये इसको पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा कहते हैं। ये बड़ा टिपिकल सिनेरियो होते हैं, इनको आप लोगों ने खुद भी रीड करने हैं पैन के, और इसको स्किप नहीं करना। फिर जाते हैं स्मॉल साइज पे, उसमें कुछ अनका एसोसिएटेड होती है, एक दो अनका एसोसिएटेड होती हैं, बाकी पोली मैक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस भी होती है, उसको इधर नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। अनका एसोसिएटेड दो को डिस्कस करेंगे इधर, एक है पी अनका, एक है सी अनका। सी अनका में जो है वो वेजिनल है, वेजिनल, इसको पोली ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस भी कहते हैं, वेजिनल भी कहते हैं, पहला नाम इसका वेजिनल था, आप तो इसको ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस कहते हैं। अच्छा जी, पैन में एक चीज मैं भूल गया, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन भी होती है उसमें, वो आर्टरीज की जो है ना, बाद में चले, खैर वो नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन मेरे ख्याल में बायोप्सी पे किसी पूछा हुआ होगा। अच्छा, वेजिनल जो है कहीं पूछा होगा उसने, वेजिनल जो है वो आपकी सीएन का, मैं इसको WC वेलकम जैसे कहते हैं, वेलकम WC, इससे याद रखता हूँ क्योंकि ये भूल जाते हैं। बीएन का केस में पॉजिटिव है, वैसे तो वेजिनल में भी बीएन का होती है, लेकिन लेस लेते हैं, ज्यादातर सीएन का होती है, और पीएन का केस में है चार्जिस्ट्रास में। इसी तरह एक होता है आपका चार्जिस्ट्रास के अलावा एक होता है आपका, एक तो अल्पोर्ट सिंड्रोम होता है उसमें, और एक होता है आपका चार्जिस्ट्रास, और एक होता है, अच्छा चार्जिस्ट्रास के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको, और मुझे एंटी GBM एंटीबॉडी वाला जो होता है उसका जो वो हम रीनल में जाके उसको पढ़ेंगे। चार्जिस्ट्रास हमेशा जो मोटिका वगैरह है, ये जो लिपोट्रांजिशन रिसेप्टर है, ये प्रेसिपिटेट करते हैं।
इसमें फीचर क्या होते हैं? अब आपके गुड पास्चर, वो जो मैं भूल रहा था ना, जो एंटी जीबीएम कह रहा था, वो गुड पास्चर के फीचर होते हैं, उनके भी सेम फीचर होते हैं गुड पास्चर के। हमेशा वेजिनर अपर लोअर रेस्पिरेटरी प्लस रीनल को इन्वॉल्व करती है, सिंपल। और चेस्ट्रास लोअर रेस्पिरेटरी मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके अलावा रीनल, और साथ साथ जो है इयोसिनोफिलिया होता है। वेजिनर में इयोसिनोफिलिया नहीं होगा, और चेस्ट्रास में अस्थमा की हिस्ट्री होगी, एसओबी की हिस्ट्री होगी। वेजिनर में भी तो हो सकती है, लेकिन वेजिनर में हेमोप्टेसिस की हिस्ट्री होगी, कैविटेशन की हिस्ट्री होगी, इसकी फाइंडिंग कैविटेटरी होती है। अपर को तो स्पीयर तकरीबन कर ही देखता है, इसमें भी साइनोसाइटिस हो सकती है, लेकिन जो वेजिनर में होती है वो सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो जाती है। पैरा साइनस जो वो इश्यूज होते हैं वो चेस्ट्रास में होते हैं, इसमें भी नेजल साइनस और बाकी साइनस का इशू हो सकता है। अब साइनसाइटिस, नेजल पोलिप, और चार्ज उसके अलावा जो आपके ये सैडल नोज डिफॉर्मिटी, साथ में हेमोप्टेसिस, कैविटेशन और रीनल फेलियर, प्रोटीन यूरिया, इट मीन दैट इज वेजिनल। ओके, इट्स क्लियर। और सीएन का इसमें पॉजिटिव होती है, बाकी तो कंफर्म तो इसको रीनल बायोप्सी पे करते हैं। चाइल्ड पीएन का, और इसके अलावा अस्थमा की हिस्ट्री, इयोसिनोफिलिया की हिस्ट्री, और इसको लिगोट्राइन्स रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करते हैं, और इसी तरह आपका ये रीनल इशू भी करता है। अब इनका वेजिनर का ट्रीटमेंट क्या होता है? वेजिनर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉयड्स प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी साइक्लोफॉस्फेमाइड। अगर इससे भी वो नहीं ट्रीट होता तो फिर हमने प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है, अगर ज्यादा डेंजरस वेजिनर है तो। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक क्रायोग्लोबिनीमिया के भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। क्रायोग्लोबिनीमिया, वेस्कुलाइटिस वैसे बहुत लेंथी है, इसको मैं आप लोगों के लिए वो शार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेटरी में भी थोड़ा सा टाइप दिया था, फिर हम रीनल में भी इनकी डिटेल पढ़ेंगे। चलें जी, क्रायोग्लोबिनीमिया आप लोगों को पता है 3 टाइप्स होती हैं। मोनोक्लोनल, ये जो है वो आईजीएम और आईजीजी से एसोसिएशन होता है, और इस तरह मिक्स्ड है, और पॉलीक्लोनल है। पॉलीक्लोनल 3 टाइप्स जो है। अब ये जो है इसको ये भी आरएफ से एसोसिएटेड है, और ये आईजीएम आईजीजी से। अब इनकी जो एसोसिएशन है वो याद रखने वाली है। बी की जो 2 टाइप्स है, सी आरए और शॉग्रन, ये जो है इसके साथ मिक्स्ड वाले के साथ टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड है। और जो 1 है ये मल्टीपल मायलोमा और वाइल्डेनस्टार्म हाइपरगामाग्लोबिनीमिया, वाइल्डेनस्टार्म हाइपरगामाग्लोबिनीमिया प्लस मल्टीपल मायलोमा। और जो 3rd टाइप्स का होता है वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ होता है, और शॉग्रेन वगैरह के साथ। तो ये एसोसिएशन भी पूछ सकता है क्रायोग्लोबिनीमिया। फीचर क्रायोग्लोबिनीमिया हेप सी मोस्टली देगा, यानी कि मिक्स्ड वाला देता है, और हीमाचूरिया, और फिर डिजिटल अल्सरेशन, पर्परा ऑन द बॉडी। तो फिर आपका क्या होगा? ये क्रैब, इसका ट्रीटमेंट ट्रीट दी कॉज। एफसी के पेशेंट को हुआ है तो आप वेल्पटासवीर और डगलाटासवीर जो सफास्पोवीर प्लस वेल्पटासवीर जो आज का लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, इसको लगाना है एंटीवायरल। पहले एक एमसीक्यू आता था वो इंटरफेरॉन प्लस रेबाविरिन लगाते थे, वो तो अब खत्म हो गया, उन्होंने एमसीक्यूज भी उठा लिया है। अब उन्होंने इसका सी का जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो डाल दिया है, ट्रीट दी कॉज। अदरवाइज इम्यूनोसप्रेसेंट देने आप लोगों ने, और स्टीरॉइड्स देने हैं। अब आता है एक हिमोशलीन परपरा, जो कि मेरा केस था, HSP। अच्छा, इसमें सब में जो जितनी भी वेस्कुलाइटिस है इनमें कॉम्प्लीमेंट लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट सी इंपॉर्टेंट है, वो डाउन करता है और कम होता है इसमें, ये C4। अच्छा, HSP एक तो चाइल्डहुड में होता है, ये भी उसने काफी दफा पूछा है, और सेल्फ लिमिटिंग है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और इसकी जो लीथल कॉम्प्लिकेशन है दैट इज रीनल इम्पेयरमेंट। अगर रीनल इम्पेयरमेंट नहीं है तो कुछ भी इशू नहीं है, और इसके अलावा ये खुद ठीक हो जाते हैं, और पेशेंट को जो है वो स्मॉल आर्टरी की, तो उसकी जो है वो वेस्कुलाइटिस है। अब एक चीज और जो अक्सर आ जाती है वो है बेहसेट सिंड्रोम। बेहसेट सिंड्रोम में से भी एक तो सिनेरियो उसने बहुत दफा इसके ट्रीटमेंट का भी पूछा हुआ है, डायग्नोसिस का भी पूछा हुआ है, और उसने मैनेजमेंट का भी पूछा हुआ है।
बेसेट। बेसेट तुर्किश में आप लोगों को पता है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, एक बहिश्त मेरे ख्याल में डॉक्टर था या पता नहीं पेशेंट था, बहिश्त खान, तो उससे जो है उससे बेसेट इसका नाम रखा। और बेसेट जो है वो आप लोगों को ओरल अल्सर, जेनेटल अल्सर एंड इंटीरियर यूवेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस नहीं होता जैसे रिएक्टिव में होता है, इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, इसमें थ्रोम्बोफिलीबाइटिस होता है, इसमें डायरिया होता है, इसमें आर्थराइटिस होता है, इसमें डीवीटी होती है, इसके मल्टीपल फाइंडिंग्स है। इतनी फाइंडिंग्स है, आप लोग बेसेट सिंड्रोम को पे कर लेते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस है बेसेट सिंड्रोम। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज HLA-B5 जो है उसके साथ एसोसिएशन है। इसका जो ट्राइड है वो आप लोगों ने याद रखना है, सिनेरियो में हेल्प करेगा। आप इसका इन्वेस्टिगेशन तो कोई नहीं है, खैर इसका एक टेस्ट होता है, दैट इज पिथर्जी टेस्ट। पिथर्जी टेस्ट ऐसे है कि अगर हम इसको आमतौर पे ये जो पेशेंट स्टाफ है, उसने एक सिनेरियो में दिया भी है कि स्टाफ ने सैंपल लिया, वहाँ लीजन बन गए, तो जहाँ पेंक्टेट ऐसे लीजन होंगे वहाँ बहुत ज्यादा पेशेंट को लीजन बन जाते हैं इंजेक्शन साइट पे, ये हमारा फिर पैथर्जी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। पैथर्जी टेस्ट बेसेट सिंड्रोम में पॉजिटिव होता है, ये भी एक दफा उसने। फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है, सेम स्टेरॉइड्स प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट, तो स्टेरॉइड्स देने हैं बेसेट में भी। लास्ट चीज जो मोस्ट ऑफ द टाइम IMM तो लाजमी पूछी जाती है, पार्ट 2 में भी पूछते हैं, दैट इज FMF, फेमिलियल मेडिटेरेनियन जो है सिंड्रोम होता है, फेमिलियल मेडिटेरियन सिंड्रोम FMS। अब ये फेमिलियल मेडिटेरियन जो फीवर है, सॉरी सिंड्रोम भी नहीं है, ये फीवर है FMF। अच्छा, इसमें फीवर में मसला ये होता है, ये कोई बड़ा एक तो शुक्र है यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। इसका एपिसोड 1 to 3 डेज का होता है, पेशेंट को फीवर होता है, आर्थराइटिस होता है और पोलीसीरोसाइटिस होता है। जब भी देखो आप पेशेंट को कि उसकी प्लूरल एफिजन हो गया है, पेरिकार्डाइटिस हो गया है, प्लूराइटिस हो गया है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, डायरिया हो गया है पेशेंट को, और साथ में पेशेंट को खुद ही कुछ दिन तक 3 दिन तक रिकवर हो गया है, दैट इज टिपिकल ऑफ फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर। और ये आपसे बहुत दफा उसने MCQ में पूछा हुआ है, उसने ट्रीटमेंट पार्ट 2 में पूछा है, और इसको इन्वेस्टिगेट करना ये मैंने पूछा है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कोलचीसिन, जो कि आप यूरिक एसिड के एक्यूट फेज में देते थे। FMF का ट्रीटमेंट है क्या है, कोलचीसिन। अल्लाह हाफिज।